असम के डिब्रूगढ़ में बाबा श्री रामदेव जी महाराज का भादवा सुदी दसवीं महोत्सव 5 सितंबर को। तैयारियां युद्ध स्तर पर अंतिम चरण में। आपको बता दें कि बाबा श्री रामदेव जी महाराज का भादवा सुदी दसवीं महोत्सव आगामी भादवा 5 सितंबर को थाना चराली स्थित बाबा के डिब्रूगढ़ धाम में खूब जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। गत 2 वर्षों में कोरोना काल की वजह से मात्र परंपरा का निर्वाह किया गया था, परंतु इस वर्ष बाबा रामदेव जी महाराज की असीम अनुकंपा से उनकी समाधि पूर्व दिवस का यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस वर्ष मंदिर को पूर्वोत्तर के मनोरम दृश्यों की झांकियों से सजाया जा रहा है, जिसे बिना किसी तकनीकी जानकार की मदद से मंदिर के कार्यकर्ताओं द्वारा ही 3 महीने की हार्डकोर मेहनत से तैयार किया जा रहा है। मंदिर के कार्यकर्ता इस वर्ष रात भर काम कर पूरे मंदिर परिसर को ही सजा रहे हैं, अर्थात मंदिर के प्रवेश द्वार से ध्यान भवन तक पर्वत, पहाड़, नदी, झरनों से बहता कलकल जल, चमकती बिजली, धड़धड़ाते बादल आपको मन मोह लेंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष टेंगाघाट नाहरकटिया के पद यात्री स्थानीय दंडवत यात्री भी बाबा के दर्शन हेतु हाजिरी लगाएंगे। ज्ञात है कि इस वर्ष बाबा के जन्मदिन भादवा सुदी दूज को ही भक्तों की असीम उपस्थिति ने दसवीं का नजारा दिखाई पड़ रहा था। कालीबाई की मूर्ति की स्थापना के उपलक्ष्य पर भी निकाली गई 56 भोग व निशान यात्रा, भजन संध्या में स्थानीय व अन्य शहरों के भक्तों की उपस्थिति अतुलनीय थी। थाना चराली डिब्रूगढ़, जैसा कि यह सर्वविदित है कि हमारा यह मंदिर डिब्रूगढ़ धाम के नाम से प्रख्यात है और आज यह 133वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आगामी 5 सितंबर सोमवार को बाबा का दशमी महोत्सव मनाया जाता है। यह बाबा एकादशी को समाधि लेते हैं और उसके एक दिन पूर्व दशमी को यह उत्सव मनाया जाता है। यह आज करीब 500-700 साल से चला आ रहा है। इस वर्ष डिब्रूगढ़ धाम में हम पूर्वांचल की झांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें पर्वत, नदी, झरने, उनसे बहता हुआ कलकल पानी, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, ये सब भी आपको देखने को मिलेगी। हमारे मंदिर की खासियत ये है कि हम यहाँ कोई टेक्नीशियन यूज़ नहीं करते, हम किसी टेक्नीशियन की मदद नहीं लेते। हमारे यहाँ 10-12 साल से बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी यहाँ मंदिर का काम करते हैं और सारा काम करते हैं, जैसे चाहे नाले की सफाई हो या मंदिर की सफाई, हर काम में हमारे जो युवा कार्यकर्ता जो हैं वो पारंगत हैं और इसीलिए हमारे इस डिब्रूगढ़ मंदिर को तकनीकी का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। तो आगामी 5 सितंबर 2022 सोमवार को बाबा का दशमी महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें दूर दूर से लोग पैदल चल कर आते हैं, घुटनों के बल चल कर आते हैं, दंडवत करते हुए आते हैं। इस वर्ष आपको दिखाई पड़ेगा कि हमने किस प्रकार कपड़ों से, लकड़ी से, रुई से हमने इस बार मंदिर को सजाया है और एक अनुपम झांकी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। सल्ट विधायक महेश जीना ने सियालदह विकास खंड में 2 मुख्य पेयजल योजनाओं का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया, जिसमें चचरोटी खटल गांव ग्राम समूह पेयजल पंपिंग योजना की लागत 860.29 लाख है और मगरूखाल ग्राम समूह पंपिंग योजना की लागत लगभग 1238 लाख रुपए है। इन पंपिंग योजना का काम पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या से निजात मिल सकेगी। विधायक ने कहा, क्षेत्र की जनता लंबे समय से पेयजल समस्या से जूझ रही है, जिसके लिए 2 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही क्षेत्र में पेयजल योजनाओं को लेकर 15 बड़ी योजनाएं शासन को भेजी है। आज हमारे सल्ट विधानसभा में हमारे जल निगम के द्वारा 2 पेयजल योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हमारा चचरोटी खटलगांव दीपामाई पेयजल योजना, जो 8 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग जिसका धनराशि स्वीकृत हुई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा,
और साथ ही हमारी मंगरूखाल पेयजल योजना जिसकी धनराशि 12 करोड़ 29 लाख रुपए, इसका कार्य भी हम आज से हमने शुभारंभ किया है। और जो हम सल्ट विधानसभा में जो पानी की समस्या रहती थी उसको हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र जीना जी के द्वारा जो ये सोचा गया था कि मेरे सल्ट में पानी की कमी ना रहे, उसकी तरफ हम अग्रसर। और सल्ट विधानसभा में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घर घर जल मिशन में जो हमें पैसा मिल रहा है, उसके द्वारा हम अपने उत्तराखंड को पानी की समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। आज जनपद जालौन में राजनीतिक पारा हाई रहा। इसकी वजह रही उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी। उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री आज जनपद जालौन के दौरे पर थे। तय प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सर्किट हाउस में संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करनी थी। इसके बाद जालौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, कान्हा गौशाला का निरीक्षण और उसके बाद छिरिया सलेमपुर में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम और अंत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वस्तु स्थिति से रूबरू होना था। इन सब कार्यक्रमों के लिए विधिवत तैयारियां पूरी कर ली गयी, लेकिन तीनों मंत्रियों द्वारा पदाधिकारियों के साथ मुलाकात, समीक्षा बैठक में ही सारा समय निकल गया। मंत्रियों की समीक्षा बैठक के अलावा सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा, लेकिन जिन जगहों पर निरीक्षण किया जाना था उन लोगों ने जरूर राहत की सांस ली होगी। लेकिन राजनीतिक पारा चरम पर तो रहा, क्योंकि तीनों मंत्रियों के कार्यक्रम जो है पहले सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बातचीत की थी और उसके बाद जो है विकास भवन में समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ। तो इस चक्कर में काफ़ी देर तक मीटिंग चली और हालात ये रहे कि मंत्रियों का कारवां जहां पहुंचना था वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। उनका कारवां तय प्रोटोकॉल ये था कि विकास भवन में समीक्षा बैठक के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद कान्हा गौशाला का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद छिरिया सलेमपुर गाँव में जन चौपाल कर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उसके बाद बाढ़ राहत क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर अस्थायी जो शिविर बनाए गए हैं वहाँ पर लोगों से जाकर उनको मिलेंगे। लेकिन चूँकि आज विकास भवन में समीक्षा बैठक काफ़ी देर तक चली, यहाँ तक कि 7:30 और 8 बजे तक बैठक चली। इसके चलते जो है जन चौपाल का कार्यक्रम और निरीक्षण का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। और विकास भवन में मीटिंग करने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद मंत्रियों का कारवां वहीं के वहीं वापस लौट गया। आज ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय का सपना मेरा पूरा हो गया और बहुत सुकून में हूँ मैं आज। निरंतर मेहनत और मंजिल के लिए संघर्ष करने वालों के लिए हर जगह रास्ते खुले हैं और इसी को साबित कर दिखाया कोटा की बेटी संगीता मीना ने, जिन्होंने जज परीक्षा के पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित की। राजस्थान जुडिशियल सर्विस में बेटियां लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। चयनित होने वालों में लड़कियों की संख्या लड़कों से कहीं ज्यादा है और हर साल यह संख्या बढ़ रही है। तो आइए मिलते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी RJS संगीता मीना से। सूचना इंडिया पर स्पेशल इंटरव्यू। राजस्थान जुडिशियल सर्विस RJS सिविल जज कैडर 2021 परीक्षा में कोटा के विज्ञान नगर निवासी संगीता मीना को ST कैटेगरी में 5वीं रैंक मिली। संगीता ने राजकीय विधि कॉलेज से LLB व निजी यूनिवर्सिटी से LLM की पढ़ाई की। संगीता अपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची। पिछले 1 साल से जयपुर में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। संगीता के पति डॉक्टर आकाश मीना दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत है। संगीता के ससुर कोटा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार व एडिशनल कमिश्नर भी रह चुके हैं। अपनी मेहनत के बदौलत वो यहाँ तक पहुँची हैं। संगीता ने RJS में चयन के बाद पहली बार कोटा पहुँचने पर नेशनल लॉ कॉलेजेस और सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भव्य स्वागत हुआ तो उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिला सेवाभावी संस्था की संरक्षक भावना शर्मा, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुनीता सिंह भी मौजूद रही। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की संगीता मीना से खास बातचीत। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान जुडिशरी सर्विस में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही संगीता मीना ने चयनित किया है और वो आज हमारे बीच में है। परीक्षा से लेके उनका मंजिल तक का सफ़र कैसे होने वाला है और कैसा सफ़र रहा, आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी और सफलता की कहानी। स्वागत है आपका सबसे पहले। थैंक यू सो मच। मैं बहुत छोटी थी, 8th क्लास में
जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 10th क्लास में, उनका सपना था कि मैं हमेशा से कि आर्टिस्ट बनूं, और इसी सपने को पूरा करते हुए मैंने संघर्ष किया है अपने जीवन में हमेशा आर्टिस्ट के लिए। यही सोच के मैंने LLB की कि मैं आर्टिस्ट की तैयारी करूंगी, और इसीलिए मैं लगातार कार्य इस पे हमेशा संघर्ष करती रही। कोचिंग करी मैंने और तैयारी भी करी इसको लेके, और आज मुझे ये सफलता का मुकाम मिला है। मुझे बहुत खुशी है और वो सपना पूरा हुआ है। और मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे सास ससुर, माता पिता, मेरे हस्बैंड, सभी ने मेरा इतना साथ दिया है। मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे भाई ने, जिसने मुझे फादर की बात पढ़ाया, और मतलब मैं कह नहीं सकती, खुशी के आंसू मतलब झलक ही जाएंगे अगर मैं सच में को डिफाइन करूँगी। काफ़ी मतलब अंदर से प्रसन्नता महसूस कर रही हैं, आपकी सफलता को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। आपकी सफलता का किसको श्रेय देना चाहेंगी सबसे पहले? मैं सबसे पहले श्रेय ईश्वर को देना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं की कृपा रही मुझ पे कि जो आज मैं सफल हुई। उसके बाद माता पिता, गुरुजन, मेरे पति, भाई बहन, मेरे परिवारगण, मित्र, जिनका सहयोग मुझे लगातार रहा, तो मैं उन सभी को अपने सफलता का श्रेय देना चाहूँगी। बिल्कुल, जैसे कि आप देखती हैं आपके साथ में बहुत से छात्र छात्राओं ने भी RJS के कंपटीशन में कॉम्पीट किया, लेकिन वो चयनित नहीं हो पाए होंगे। उनको सीधा क्या संदेश देना चाहेंगी, वो अपनी मेहनत को कैसे बरकरार रखें, और आपने ऐसी मेहनत क्या करी, आपको ऐसा प्रेरणा सूत्र क्या मिला जिससे आप चयनित हुई फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर? लगातार इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी इसमें बैरिक्स रटना और ये सब होता है, तो हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए अपने क्षेत्र में। जहाँ से भी हमें YouTube से या किसी भी स्रोत से हमें जो भी जानकारी मिले उसको चयन करते हुए हमें इसके लिए तैयार करना चाहिए। और जो भी बच्चे जिनका नहीं हुआ, तो फेल होना ये नहीं है कि वो इसके योग्य नहीं है, वो उनका भाग्य अभी नहीं प्रबल है, बाद में होगा, और वो तैयारी करेंगे तो उनका ज़रूर सफलता उन्हें पक्का मिलेगी। बिल्कुल, परिवार वालों का कैसा सहयोग देखने को मिला, कैसे आगे बढ़ाने के लिए आपको खड़े हुए हो? परिवार वालों का सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का था, क्योंकि मेरी हमेशा, जैसे अभी मैं 1 साल पहले मेरी मैरिज हुई है, तो सास ससुर हमेशा से प्रेरणा कहा कि नहीं तुम तैयारी करो, जयपुर में जाके पढ़ो। हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। मेरे को कभी कभी डाउट हो जाता था मेरा होगा कि नहीं होगा, पर उनको हमेशा विश्वास था कि तुम्हारा ज़रूर होगा, तैयारी करो, हिम्मत मत हारो कभी भी। बिल्कुल, कितना टफ कंपटीशन देखने को मिला, कैसा रहा सफ़र? कंपटीशन बहुत टफ था, इस बार कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है, तो इस कंपटीशन बहुत टफ था, क्योंकि तरह तरह के बच्चे आ रहे हैं, और हर आजकल रोज़गार इतना मुश्किल हो गया है कि इतने बेरोज़गारी की दुनिया में हर कोई जॉब लगना चाहता है, और ये RJS एक न्यायिक सेवा, एक ऐसी सेवा है जहाँ पे हर किसी का आना एक सपना है, तो कंपटीशन बहुत टफ था इसके लिए। बिल्कुल, न्याय सेवा में आप आइए, प्रथम आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी रहेगा? मेरे लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर मैं उस पद पे हूँ तो सबसे पहले उस पद की गरिमा का पालन करूँ, और वो भी जो भी वहाँ की आदर्श कार्य संस्कृति वहाँ की जो भी है, मैं उस पे रहते हुए वहाँ का कार्य करूँ अच्छे से। बिल्कुल, एडवोकेट भुवनेश शर्मा जी के मार्गदर्शन को कैसे देखती हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सभी को RJS की गाइडेंस देते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना गाइडेंस के इतने टफ कंपटीशन को पार करना बहुत मुश्किल है, तो उनको बहुत बहुत आभार इसके लिए। बिल्कुल, आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडल मेरे पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व पे उन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, सीधा आप जैसे बहुत से लोग छात्र छात्राएं जो RJS की तैयारी कर रहे हैं, उनको सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे? लगे रहो, हिम्मत मत हारो, जब तक लगे रहो जब तक अपनी सफलता प्राप्त ना कर लो। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सुना जाना कि किस तरह से उन्होंने RJS की तैयारी करी और परिश्रम करके, मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया जो उन्होंने सपने देखे, जो उन्होंने सोचा। राजस्थान न्यायिक परीक्षा में संगीता जी मीणा का कोटा से चयन होने पर नेशनल लॉ क्लासेज और सुमित्रा देव मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमने उनका स्वागत किया है। संगीता जी विधि महाविद्यालय की छात्रा रही और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्होंने RJS की परीक्षा में जी तोड़ मेहनत की और काफ़ी लगन और साहस के साथ उन्होंने परीक्षा की तैयारी की, और सतत प्रयास और कठोर परिश्रम का फल है कि वो RJS में सफल रही। इस अवसर पर जो बाकी विद्यार्थी हैं उनको भी हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी अथक प्रयास करें, कठोर परिश्रम करें, क्योंकि दुनिया में मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे और सतत प्रयास करेंगे। साथ ही विधिक ज्ञान के अलावा जनरल नॉलेज का भी आप ध्यान रखें। राजस्थान की जो जनरल नॉलेज है उस पर विधि के विद्यार्थी ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो सफल रहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के समय
लीगल क्वेश्चन के अलावा व्यवहारिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चंस उसमें सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। हमने संगीता जी को जब इंटरव्यू था तो उसके साथ इसी चीज़ के लिए प्रेरित किया कि आप विधि के साथ साथ सामान्य ज्ञान पर भी ध्यान दें, राजस्थानी भाषा पर भी ध्यान दें, राजस्थानी भाषा के अलावा कहावतों पर भी ध्यान दें और राजस्थान की विभिन्न जो मान्यताएं हैं उन पर भी ध्यान दें, तो इंटरव्यू में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों को आज इस अवसर पर और संगीता जी को भी हम पुनः बधाई देते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक बगैर पैसे लिए कार्य नहीं करते, पहले अपने लोगों से शिकायत करवाते हैं, फिर उनकी जांच कर पैसे वसूलते हैं, जिसकी शिकायत मैंने शिक्षा मंत्री के यहाँ आगमन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर की। जिला विद्यालय निरीक्षक पर FIR दर्ज होकर निलंबन की कार्रवाई की मांग की है। ये बात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के जिला अध्यक्ष लालाराम दुबे, जिला मंत्री नरेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने जिला विद्यालय निरीक्षक पर प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए जानकारी दी। शहर के घोटल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के जिला अध्यक्ष लालाराम दुबे, जिला मंत्री नरेंद्र पाल सिंह सोमवंशी ने एक ऑडियो जारी कर जिला विद्यालय निरीक्षक आदर्श कुमार त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं करते। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार में डूबे जिला विद्यालय निरीक्षक ने मानवता की सारी सीमाएं तोड़ते हुए कई शिक्षकों का अपमान व अनादर करते हुए उन्हें कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लालाराम दुबे ने कहा, एक से डील करते हुए 10,000 रुपए लेन देन की बातचीत को लेकर ऑडियो मेरे हाथ लगा। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने ऑडियो को सुनाया और सभी मीडिया कर्मियों के WhatsApp सेंड कर दिया। उन्होंने कहा, जनपद में आए माध्यमिक शिक्षा मंत्री से भी मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक की शिकायत की। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से शिकायत की। मैं जिला विद्यालय निरीक्षक का ट्रांसफर न चाहकर कड़ी कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। नेतृत्व से इस विषय में हमारी बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री से भी वार्ता हो चुकी है, शिक्षा मंत्री से भी वार्ता हो चुकी है। 2 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री से भी इस विषय में मिल चुका हूं और उन्होंने हमें ये पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा यहाँ पर स्थानांतरण कराने का उद्देश्य नहीं है। हम DIS के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई चाहते हैं, या तो उनके विरुद्ध FIR हो, जो उन्होंने रिश्वत ली है, जो भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ बाकायदा FIR हो और जांच हो और उनको जेल भेजा जाए, या विभागीय में उनको सस्पेंशन आदि की कार्रवाई हो और जांच हो और उनकी सेवाएं समाप्त की जाए। हम इस प्रकार की कार्रवाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। और बहुत से हमारे समाचार पत्र वाले ये कहते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक ने किसी से पत्रकार बंधुओं से कहा है कि ये संगठन तो ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये अध्यक्ष और मंत्री के पद पर रह नहीं सकते। हमारे संगठन का संविधान भी आज मैं यहाँ पर लेकर ही आया हूँ आप लोगों के सम्मुख। हमारे यहाँ तो जो विधायक प्रदेशीय अध्यक्ष से लेकर के और नीचे तक सब सेवानिवृत्त है। सब विधायक भी हमारे सेवानिवृत्त हैं, तमाम जिलों के संगठन के पदाधिकारी सब सेवानिवृत्त हैं। हमारे यहाँ मतलब सेवानिवृत्त के उपरांत भी हमारे संविधान में ये दिया हुआ है कि हम मेंबर रह सकते हैं और जो मेंबर रह सकता है वो पदाधिकारी बन सकता है। इस प्रकार की हमारे यहाँ संविधान में वर्णित है, जिसको भी हम आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। एक समृद्ध न्यूज के समाचार पत्र में ये प्रकाशित जिला विद्यालय निरीक्षक ने ये न्यूज दी गई थी कि ये संगठन तो अवैधानिक है, ये तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और ये अब पद पर नहीं रह सकते। हमारे संविधान में ये वर्णित है कि हमारे यहाँ सेवा पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं करते, जिसकी शिकायत मैंने माननीय शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आगमन पर जिलाधिकारी एवं समस्त जिले के विधायकों के सम्मुख की थी और उन्होंने उस समय जिला अधिकारी को ये निर्देश दिया था माननीय शिक्षा मंत्री ने कि जो प्रस्तुतिकरण टीचरों द्वारा और हमारे द्वारा संगठन के द्वारा किया गया था, उन्होंने कहा था ये जांच का बिंदु नहीं रह गया है, जांच हो चुकी है, सभी साक्ष्य जो थे वो सामने ही प्रस्तुत हैं और इनकी तत्काल इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए अपनी आज्ञा प्रस्तुत करें। परंतु शायद जिलाधिकारी द्वारा एक जांच समिति बना दी गई, जिसके एक अध्यक्ष ADM महोदय हैं और एक डाइट के प्राचार्य और दूसरे DDO। उनके सम्मुख भी संगठन के सभी पदाधिकारी और जो टीचर पीड़ित थे या जो भ्रष्टाचार में की जानकारी थी या जिन लोगों का आर्थिक शोषण किया गया था, ऐसे लोग सभी ADM की जो समिति बनी, जांच समिति बनी है, उसमें प्रस्तुत हुए थे। एक और
नई बात सामने आई है, तो विशेष रूप से इसीलिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। हो सकता है कि आपके दिमाग में या जिला प्रशासन के दिमाग में या प्रदेश प्रशासन के दिमाग में आ सकता है कि संगठन के लोग हैं, हो सकता है कि जिला विद्या निरीक्षक से इनकी किसी कारण से बगावत हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज एक ऐसा ऑडियो कॉल आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं रिश्वत की बात को स्वीकार कर रहे हैं। थोड़े समय में ही अभी ऑडियो कॉल आप लोगों को मैं सुनवाता हूं, इसमें ये स्वयं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदर्शित करेंगे कि हाँ, हमने रिश्वत ली है। क्योंकि ये इसलिए और हमने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना महापाप है। मीडिया देश की स्वतंत्रता में, जब देश स्वतंत्र था, उसमें मीडिया का बहुत ही प्रभाव था और बहुत ही स्वतंत्रता में योगदान था। उसी प्रकार से यदि आज आप लोगों का योगदान इस भ्रष्टाचार को मुक्त करने में हमें सहयोग आपका प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार को जिला विद्या निरीक्षक कार्यालय से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि हमने ये संकल्प अब लिया है कि जिला विद्या निरीक्षक कार्यालय में हम रिश्वत बिल्कुल बंद कराएंगे। जो भ्रष्टाचार से कार्यालय बिल्कुल राजधानी में रह सकता है। हमारे ही संविधान में पढ़े थे, संविधान की किताबें हमारे पास ही संविधान के अपने संकल्प है, और ऐसी तमाम जिला विद्या निरीक्षक ये करते हैं जो आपसे छिपा नहीं है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जिला विद्या निरीक्षक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और रिश्वत ली हुई है। कोई भी काम, कोरोना में लोग मरे, उनकी पत्नी बच्चों की नियुक्तियां हुई, 1 लाख लेकर 5 लाख की रिश्वत ली, बिना लिए कोई काम वर्तमान लिहाज नहीं करते हैं। जब सीमा टूट गई तो संगठन ने शिकायत शुरू की। अभद्र व्यवहार भी है, कई प्रधानाचार्यों को, कई टीचर्स को बाहर निकाल चुके हैं, फर्जी शिकायत करवाते हैं, फिर उसकी जांच करवाते हैं, उसके बाद पैसा लेते हैं। मतलब कोई भी कार्य शिक्षक का जनपद में बिना पैसे के अपना स्वयं आवास बना रखा है जीआईसी में। रात के 10 बजे तक वहाँ लोग आते जाते हैं, एक अवैधानिक रूप से वहाँ रह रहे हैं, वहाँ उनका रहने का कोई अधिकार नहीं है, एसी लगाए बैठे हैं, उसका खर्चा कौन देता वो जानते होते हैं। बहरहाल वो बिल्कुल नितान भ्रष्टाचार में डूबे हुए। ये बात हमने कई बार शिकायत कर भी चुके हैं और वर्तमान प्रदेश शासन तो इनकी शिकायत भी कर रहे हैं। जीआईसी स्कूल के जो कैंपस है वो जीआईसी स्कूल का कैंपस है, उनका आवास नहीं है। उसमें जो है जीआईसी का ही प्रधानाचार्य वो लोग रह सकते हैं और ये रह रहे हैं। उसमें एसी लेवा कम से कम 5,000 रुपये महीने जिसका बिजली का खर्च होगा, अब वो जीआईसी स्कूल भर रहा है। और जबकि बोर्ड जिला विद्या निरीक्षक को स्वयं देना चाहिए, उनका अलग से मीटर आदि नहीं लगा हुआ। अवैधानिक आते हैं, वो सौदा करते हैं और पूरे जिले की लूपोलें बताते हैं और वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। और नियम है, किसी बाबू को फाइल नहीं करते हैं, पहले डीआर से मिलिए, उससे पैसा दे दीजिए, तब वो फाइल मंगाते हैं। पहले बाबू उससे मेरी कोई बाबू अपनी फाइल लेकर होता है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में रानी सती मंदिर में लाखों की चोरी। हमारे दर्शकों को बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ शहर के महालिया रोड में स्थित रानी सती मंदिर में लाखों की चोरी हो जाने से शहर में असहजता का माहौल छा गया है। मंदिर से कीमती धातुओं से निर्मित लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ अन्य सोने चांदी के आभूषण भी उठा ले गए हैं। हाल ही में मंदिर में 2 दिवसीय भादी महोत्सव उत्सव का आयोजन हुआ था। इस उत्सव में हुए दान से दान पेटियां भरी हुई थी। चोर ने उन पर भी हाथ साफ कर लिए हैं। मालूम हो कि वारदात को देखकर पता लगता है कि चौकीदार और सीसीटीवी मुक्त इस मंदिर की रेकी चोर बराबर कर रहे थे। मंदिर के समीप वाले इमारत में चढ़कर चोर इस मंदिर में घुस आए और कीमती मूर्ति, धातुओं के अलंकार और दान पेटियां उड़ा ले गए। आपको बता दें कि चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। हमारे दर्शकों को बताते चले कि सितंबर का महीना लगते ही पूजा और त्योहार का माहौल छाने लगता है। ऐसे समय में अक्सर चोरी की वारदातें होने लगती है। बेकारी और महंगाई की मार के अलावा बुरी लत अक्सर ऐसी चोरियों को जन्म देती है। यहाँ यह सवाल उठाना लाजमी है कि सब कुछ जानते हुए भी मंदिर प्रबंधन समिति ने मंदिर में सीसीटीवी या
गार्ड का प्रबंध क्यों नहीं किया गया? अब देखना होगा कि पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कितनी सफल होती है। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए। सुबह 6:30 बजे करीबन हमारे पंडित जी राजेश जी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मंदिर में चोरी हुई है। तो हम लोग तुरंत आए, बाकी हमारे मेंबर्स भी आ गए। देखा कि दादी का मंड जो मेन मुख्य मंदिर है वो भी, उसका भी दरवाज़ा का ताला तोड़ा गया है और वहाँ से जो कीमती सामान था, जैसे दादी का हार था सोने का, चांदी के बर्तन थे, वो सब ले गए। ऊपर का हमारा स्टोर जो है उसका भी दरवाज़ा तो तोड़ा गया है, लेकिन अभी हम अंदर नहीं गए क्योंकि पुलिस आ रही है। तो वो जांच पड़ताल करे, उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि क्या सामान गया है। रुपया तो अब सोने का हार है, चांदी के बहुत से बर्तन हैं, लड्डू गोपाल की मूर्ति भी है। नुकसान कुछ समय पूर्व तक श्री गंगानगर रोड के दोनों ओर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लगभग 400 परिवारों का जीवन बदल चुका है। 25-30 वर्षों में श्री गंगानगर रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से उनका पुनर्वास किया जाएगा। इसके लिए पेयजल, शौचालय, सड़क, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। लेकिन लगभग 6 महीनों तक किए गए प्रयास फलीभूत हुए। यहाँ रहने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिला कलेक्टर ने बताया कि श्री गंगानगर रोड की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाना जरूरी था, लेकिन इनका सुनियोजित पुनर्वास सबसे बड़ी आवश्यकता थी। इसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्य करते हुए श्री गंगानगर रोड पर रहने वाले इन परिवारों का सर्वे, इनके पुनर्निवास के लिए स्थान का चिन्हीकरण, प्लांटिंग, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिफ्टिंग की गई। जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में इन सभी परिवारों को शकगर्भी में शिफ्ट किया जा चुका है। यहाँ से 15 गुना 15 फुट के अपने भूखंड पर रहने लगे। इनकी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका था। नए आशियाने में इनका जीवन पटरी पर आ चुका। जल्द ही इन्हें भूखंडों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके पक्के आवास बनाने की कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये सभी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा निःशुल्क की गई हैं। दतिया की विरासत देखने के लिए पहुंची संयुक्त राज्य अमेरिका राजदूत मिस पेट्रिसिया एल लेसिना। दतिया विरासत वीर सिंह महल के इतिहास और किले का दौरा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका राजदूत ग्वालियर से सड़क मार्ग होते हुए दतिया पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजदूत है मिस पेट्रिसिया एल लेसिना। पुरातत्व विभाग कर्मचारी द्वारा बारीकी से बताया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका राजदूत को दतिया किले का इतिहास। गौरतलब है कि दतिया जिले के बाद ओरछा धाम जिला निवाड़ी के लिए रवाना होंगी संयुक्त राज्य अमेरिका राजदूत। पिछले कुछ दिनों से भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच ट्विटर युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को सूखी रोटी और नमक दी जाती है। ट्विटर पर फोटो वायरल होते ही भाजपा नेताओं ने भी एक फोटो वायरल की, जिसमें उन्होंने दिखाया जनपद जालौन के मलकपुरा गाँव में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मटर पनीर, पूरी सब्जी, आइसक्रीम, सेब, सलाद, पौष्टिक आहार दिया जाता है। इस ट्विटर युद्ध के बाद आज हमने भी भाजपा नेताओं द्वारा ट्विटर पर साझा की गई तस्वीर का जमीनी सच जानने की कोशिश की तो पता चला इन बच्चों को ये स्पेशल खाना प्रतिदिन नहीं दिया जाता। हाँ, इतना जरूर है, जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई विशेष कार्यक्रम, उस दिन एड ऑन प्रक्रिया के तहत बच्चों के मिड डे मील में दिए जाने वाले भोजन में इन स्पेशल आइटमों को शामिल किया जाता है, जिसका खर्च उस संबंधित व्यक्ति को उठाना पड़ता है। हालांकि ग्राम प्रधान द्वारा गुजरात मॉडल के तहत तिथि भोजन के अंतर्गत कभी कभी स्पेशल आइटमों को शामिल कर बच्चों को परोसा जाता है। अभिजीत, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक ट्विटर युद्ध सा छिड़ा हुआ है, जिसमें कुछ लोग, एक आम आदमी पार्टी है वो इस प्रकार दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नमक और रोटी दी जाती है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया कि मलकपुरा यानी जनपद जालौन के मलकपुरा गाँव में जो कंपोजिट विद्यालय है वहाँ पर पनीर और रसगुल्ला आदि दिया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्विटर युद्ध छिड़ा हुआ है, इसकी हकीकत क्या है सत्यता, ज़रा बताएं। देखिए, मैं जो ट्विटर पर जो एक तरह से दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा,
मैं उस गांव की जो थाली वायरल हुई है ग्राम पंचायत मलकपुरा की, उसके बारे में बात करूंगा। और उसके तथ्य ये हैं कि बच्चों की फरमाइश पर एक एड ऑन मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की गई, जो कि वर्तमान व्यवस्था जो मिड डे मील की है उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं और इसका एक पूरा रोस्टर बनाया गया है कि महीने में कम से कम 1-2 बार होगा और अधिक से अधिक 4 बार होगा। इसमें हम जो पहले से ही व्यवस्था चली आ रही है उसी में कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं, जिससे थाली ज़्यादा पोषणकारी हो जाती है और बच्चों को आकर्षित भी करती है। ये व्यवस्था 14 फरवरी 2022 से लागू है। इसको हमने और बेहतर तरीके से 1 जुलाई 2022 से लागू किया और तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट किया। तिथि भोजन जैसे उसके नाम से आप जान सकते हैं कि किसी खास अवसर पर, ये भी वही व्यवस्था है कि कम से कम 1-2 बार, अधिक से अधिक 4 बार कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह अपनी किसी खास मौके पर बच्चों के साथ खुशियाँ शेयर करता है, तो ये व्यवस्था चल रही है। अब इसमें सरकार अलग नहीं है, क्योंकि सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उपलब्ध कराती है मिड डे मील के लिए, और उसी में फिर इंडिविजुअल प्रयास है, कोई उसमें सहयोग देता है, तो दोनों का सहयोग मिला के वो थाली का रूप जो वायरल है वो आपके सामने है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की शिक्षा की राजनीति में एक ट्विटर युद्ध छिड़ा और वो ट्विटर युद्ध है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आम आदमी पार्टी ने जहां बरेली जिले के कुछ किसी प्राइवेट जो प्राथमिक विद्यालय है वहां से एक तस्वीर साझा की कि इसमें प्राथमिक विद्यालय में नमक और रोटी बच्चों को जो है मिड डे मील में दी जाती है। ट्विटर पर ये तस्वीर आम आदमी पार्टी द्वारा वायरल किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक तस्वीर साझा की ट्विटर पर और उसमें लिखा कि जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मलकपुरा में बच्चों को मिड डे मील में शाही पनीर, मटर पनीर, आइसक्रीम, रसगुल्ले यानी एकदम से शाही भोजन दिया जाता। दोनों तस्वीरें जब ट्विटर पे आई तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में एक ट्विटर युद्ध छिड़ गया। इस ट्विटर युद्ध के बाद हम लोगों ने इस मौके की जो है मौके पर जाकर उसकी हकीकत जानने के प्रयास किया। हकीकत जानने के बाद जो तस्वीर सामने आई उसके मुताबिक जो एक अमित तिवारी हैं, प्रधान है वहाँ के, उनसे भी हमने बात की, विद्यालय के प्रधानाचार्य से हमने बात की, उस बच्चे से भी बात की जिसकी तस्वीर वायरल हुई। तो तीनों का जो सारांश निकला वो ये है कि ये मिड डे मील में जो शाही थाली की बात है ये प्रतिदिन की नहीं है, ये एड ऑन प्रक्रिया के तहत, यानी कि जो मिड डे मील तय जो शेड्यूल के हिसाब से दिया जाता है उसमें एड ऑन किया जाता है। वो कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति विशेष का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या कोई विशेष बात, तो उसमें उस एड ऑन प्रक्रिया के तहत वो व्यक्ति अपनी ओर से इन चीज़ों को उसमें समायोजित करता है और ये बच्चों को दी जाती है। यानी कि जो ट्विटर युद्ध है उस ट्विटर युद्ध का वायरल सच यही है कि एड ऑन प्रक्रिया के तहत ये बच्चों को दिया जाता है। और इस संबंध में जब हमने प्रधान अमित तिवारी से बात की, उनका कहना यह था कि तिथि घोषित करके प्रक्रिया उन्होंने स्टार्ट की, तो उसके मुताबिक भी जो विशेष तिथियां होती हैं, मतलब जो भोजन का तय शेड्यूल है या तय मॉडल है, उसके बाद जो विशेष तिथियां होती हैं उनमें उस तिथियों के हिसाब से कुछ और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय में जो ट्विटर युद्ध की बात है वो वायरल सच कुछ प्रतिशत तक सत्य साबित होता है, कुछ प्रतिशत तक भ्रामक साबित। देश के जाने माने उद्योगपति यश बिरला ने बॉडी बिल्डिंग पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम बिल्डिंग का परफेक्ट बॉडी है। इस किताब का विमोचन ऋषिकेश स्थित एक जिम के अंदर पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा, जनप्रतिनिधि शंभू पासवान और गीतकार रोहन भारद्वाज ने संयुक्त रूप से की। मौके पर उद्योगपति यश बिरला ने बताया, जिस प्रकार लोग अपने खाने पीने के लिए समय निकालते हैं, लोगों के सुख दुख में जाने के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह बॉडी को फिट रखने के लिए भी समय निकालना जरूरी है। ये समय प्रतिदिन निकालना अनिवार्य है। नियमित रूप से अपने शरीर को समय देने वाले लोगों की बॉडी परफेक्ट रहती है। बीमारियां शरीर को टच करने से डरती हैं। मुख्य रूप से खान पान पर ध्यान रखना भी शरीर के लिए बेहतर होता है। करना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं कि उसमें काफ़ी चीज़ों का आपको मिश्रण करना पड़ेगा। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कंसिस्टेंसी है। लोग समझते हैं कि थोड़ा दिन में जाके बॉडी बन जाती है। कई लोग 10 दिन कंटिन्यूसली वर्कआउट करेंगे, फिर 2 महीने आराम करेंगे, फिर बोलेंगे हम करते हैं। ऐसा नहीं चलता। आप जो भी करें 2 बार हफ्ते में, 3 बार हफ्ते में, 1 बार शुरू करें, कभी ये समाप्त नहीं करें। बीमारी हो कुछ हो तो आप मेकअप कर सकते हैं, आप उसके बाद और ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है जिम में, 45 मिनट भी सफिशिएंट है। आज लोग समझते हैं कि 2 घंटा 2.5 घंटा वो सब बातचीत करते हैं, वेस्ट करते हैं टाइम।
यहाँ वहाँ पर, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप 45 मिनट कंसिस्टेंटली 3 बार हफ्ते में आप करिए, पर आप संकल्प कीजिए कि ये हमारा छूटेगा नहीं। दूसरी चीज़ है, जिम के साथ आपको आहार, आपका खान पीन वो सुधारना पड़ेगा। आप कुछ भी जाके जिम में 1 घंटा वर्कआउट कर ले, फिर जाके पकोड़े, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स पी लें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि एक हमारे संस्कार में भी बोलते हैं सात्विक भोजन। सात्विक भोजन से, हमारा सात्विक आहार से हमारी सोच अच्छी रहती है, दिमाग चुस्त रहता है, अलर्ट रहता है, क्रिएटिविटी आती है। तो आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। हेल्थ फूड जो हम बोलते हैं आजकल, हेल्थ प्रोसेस फूड नहीं, पैकेज फूड नहीं, प्योर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, of course no alcohol, intoxicants. The all-new Vitara Brezza. मेरठ में शनिवार सुबह से ही गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। सुबह का तापमान 36 डिग्री है। तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान हैं। शनिवार को मेरठ और आसपास के जिलों में तेज धूप के साथ ही दिन की शुरुआत हुई। हालांकि कभी कभी आसमान में बादल नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी आने वाले 4 दिन तक बारिश का कोई आसार नहीं। कम बारिश के कारण नहीं घट रहा तापमान। मेरठ सहित पूरे वेस्ट यूपी में इस बार सूखे जैसे हालात, अनुमान से भी कम बरसात है। इसकी वजह से पारा डाउन नहीं हो रहा। बरसात कम होने की वजह से इस बार यहाँ सर्दी भी कम होगी। शुक्रवार रात 35 डिग्री सेल्सियस तापमान था। शनिवार सुबह से 36 डिग्री पर पारा है। विक्रम सिंह बैंसला, जयवीर सिंह बैंसला, शुभम बैंसला, अवनीश कुमार बैंसला, गौरव आशीष, इन लोगों का कहना है अभी उमस का ही मौसम रहेगा। वैसे भादों के महीने में अभी बारिश होने की उम्मीद है। पूरा सावन सूखा चला गया, अब भादों में भी बारिश नहीं है। गर्मी के चलते लोग पेड़ों के नीचे तो कहीं द्वार के सहारे खड़े हो रहे हैं। इस बार गर्मी अपने पूरे चरण पर है। सितंबर के पहले हफ्ता बीतने को जा रहा है, गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। गर्मी के कारण लोगों का बहुत बुरा हाल है। और कुछ लोगों से पूछते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कैमरा इधर घुमाए। आपका नाम? विशाल गोयल। गर्मी का आपके क्या दौर है? बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस बार बरसात हुई नहीं है, बहुत कम बरसात है, लगभग सूखा पड़ गया। और ऐसे लग रहा है अगला 1 महीना भी गर्मी का ही जाएगा। 1 महीने तक कोई राहत मिलने वाली नहीं। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम आशीष कुमार है। और बेसिकली जो गर्मी है, अभी का जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर है, बेसिकली हम ये नोटिस करते थे कि जो मई और जून के मंथ में होता था, सेम वैसा फील हो रहा है। बट हाँ, थोड़ी राहत ये है कि थोड़ी सी गर्मी के साथ में हल्की सी हवाएं हैं, सो उससे थोड़ा सा बेटर फील होता है। अदरवाइज़ ये अभी भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हम, और इस वीक में जनरली ठंड का मौसम स्टार्ट हो जाया करता था, बट इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इस बार अभी हमारे विशाल जी ने बताया कि जैसे कि गर्मी का कारण सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि बरसात कम हुई है। जैसे कि हमने भी देखा, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो शुक्रवार रात का जो समय था वो लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर था, और आज सुबह शनिवार सुबह का जो टेम्परेचर था वो 36 डिग्री, सुबह 10 बजे का टाइम 36 डिग्री टेम्परेचर पे था। इसके कारण बच्चे, बूढ़े, इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बीमार भी हो रहे हैं। जयपुर राज्यपाल कलराज मिश्र ने भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए उन्हें जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, महावीर द्वारा प्रतिपादित नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने की उनके समय में थे। राज्यपाल कलराज मिश्र के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को पाली के जॉर्डन स्थित महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 25वें महावीर पुरस्कारों का रजत जयंती समारोह हुआ। उन्होंने इस मौके पर भगवान महावीर की अहिंसा, परिग्रह, अनेकांतवाद और भी कई शिक्षाओं को जीवन में उतारने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, महावीर के सिद्धांत मनुष्य और प्राणी मात्र के प्रति करुणा से जुड़े हैं। महावीर का दर्शन पर्यावरण संरक्षण और परिस्थिति संतुलन की सीख देता है।
रोशनी आई बैंक धर्मार्थ चिकित्सालय द्वारा आज न्यू रोज पब्लिक स्कूल अमरदीप कॉलोनी में स्कूल के बच्चों का आई चेकअप कैंप में बच्चों की आंखें चेक की गयी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जयवीर राणा ने कैंप की विधिवत शुरुआत कराई। इस मौके पर कहा, रोशनी आई बैंक विगत वर्षों से समाज हित में कार्य करते हुए जिन व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली गई, ऐसे व्यक्तियों को अपनी इस मुहिम के माध्यम से दुनिया में उजाला करने का काम करता है। डॉक्टर A.K. जैन द्वारा चलाई गई मुहिम अब उनके पुत्र सूरज जैन संस्था के अध्यक्ष के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए समाज हित में सेवाएं दे रहे हैं। इस मौके पर अनिल सलूजा ने कहा, रोशनी आई बैंक समाज हित में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। इस मौके पर रोशनी आई बैंक के अध्यक्ष सूरज जैन ने कहा, आप सबके सहयोग से रोशनी आई बैंक चला है, आप सब सजग प्रहरी ओका इसी प्रकार रोशनी आई बैंक को सहयोग मिलता रहे। इस मौके पर डॉक्टर कुलदीप कश्यप और असु जैन के सहयोग से लगभग 150 बच्चों का आई चेकअप किया गया। लगभग 15 व्यक्तियों ने आंखें दान की। संस्था के अध्यक्ष की तरफ से सभी का पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। और इसमें मैं चाहूँगा मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं त्रिवेदी जी, जो प्रसाद मेरे भाई हमारे इस रोशनी आई बैंक द्वारा जो डॉक्टर साहब A.K. जैन द्वारा ये संचालित किया गया था, एक बहुत लगन और मेहनत के साथ, और उनका एक उद्देश्य था, एक विजन था कि हम अंधेरी दुनिया में किस तरीके से गुजारा कर सकते हैं, और उस विजन को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के ये संस्था लगातार चल रही है। और वो इतनी मेहनत करते थे, रात को 12 बजे भी कहीं किसी का फोन आया था तो रात को आंधी में 12 बजे उठ करके जाने का काम करते थे, वहाँ से आके लाने का काम करते थे। और जिसका उद्देश्य ऐसा बिल्कुल साफ हो, जिस संस्था का उद्देश्य बड़ी सोच के साथ हो, तो निश्चित वो संस्था लगातार काम करती है। और धन्यवाद देना चाहूँगा आज न्यू रोज पब्लिक स्कूल जिन्होंने इसमें अपना समय दिया। और देखिए, आपके नेत्र दान करना एक बहुत बड़ा दान है। The all-new Vitara Brezza. शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सीमा सुरक्षा बल पूरे देश के स्कूलों में जाकर बच्चों के राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने के साथ उन्हें नशे से दूर रखने के बाबत जागरूक कर रहा है, जिससे कि भविष्य में ये बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण कर सके। इसी तर्ज पर BSF बीकानेर द्वारा जन नारायण व्यास कॉलोनी स्थित RSV स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को BSF के बारे में वीडियो के जरिए जानकारी दी गई, नशे से दूर रहने एवं उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। प्रोग्राम के दौरान BSF के हथियारों की प्रदर्शनी व BSF बैंड की मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की गई। इस मौके पर BSF DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, प्रत्येक विद्यार्थियों को भारतीय सेना के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे देश और देश की सेना के प्रति विद्यार्थियों में सम्मान, देश की भावना का विकास भी हो सके। हिंदुस्तान में अलग अलग स्कूलों में, जगह जगह गाँव में, रिमोट एरिया, शहरों में, स्कूलों में बच्चों के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसके अंदर हम लोग BSF के बारे में उनको बता रहे हैं कि BSF में आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और BSF की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। साथ साथ में हमारे हीरो भैरव सिंह जी, इनको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने 71 वॉर में जो है लड़ाई में दमखम दिखाया था, लोंगेवाला बैटल जो फेमस लोंगेवाला में लड़ाई हुई थी। और साथ साथ में हम जो आज पूरे देश के अंदर जगह जगह पे बॉर्डर एरिया में ड्रग का जो है बड़ा एक प्रचलन चल रहा है, उसको कैसे अवॉइड किया जाए, ड्रग अब्यूज को कैसे, उसको जो है हम लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसके बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ में BSF को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, जिसमें आप हर एक रैंक में, अलग अलग रैंक में आप BSF ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे साथ में आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे BSF के ही रिटायर्ड और वॉर हीरो 70 वॉर हीरो भैरव सिंह जी भी हैं, और हमारे बलवीर सिंह जी जो है 70 गाजी बाबा ऑपरेशन में जो पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड था, गाजी बाबा कश्मीर में, उसको एलिमिनेट किया था, उसको जो है उसको मारा था, उसमें हमारे बलवीर सिंह जी शहीद हो गए थे। उनकी वीरांगना, उनकी पत्नी भी आई हुई है, उनको भी हम ऑनर करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को, पूरे देशवासियों को, जितने भी शहर में लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को हमारे जो शहीद हैं उनको याद करना चाहिए, और हमारे वीर हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि उनसे वो प्रेरणा लें। तो इस तरह का एक कार्यक्रम कुल मिला के पूरा एक पैकेज है, जिसके अंदर बच्चों को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि ये इंडिया में जो है एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और आपको लोग चाहें तो BSF को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे हीरोज़ को उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, देना चाहिए, याद करना चाहिए, जो सेक्रीफाइस को याद करना चाहिए। जय हिंद। The all-new Vitara Brezza.
जयराम आश्रम होते हुए त्रिवेणी घाट जाने वाली सकरी रोड पर लगातार नो पार्किंग में वाहन खड़े किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वाहन आस्थापत के ऊपर बने होटल संचालक के द्वारा पर्यटकों के खड़े कराए जा रहे हैं, जिनकी वजह से मां गंगा के दर्शनों के लिए जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नो पार्किंग में वाहन खड़े होने की वजह से जाम लग रहा है। कई बार स्थानीय लोग पुलिस को इस संबंध में मौखिक रूप से जानकारी देकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। मामले में सीओ ऋषिकेश से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। जयराम आश्रम मार्ग पर जल्द ही नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में सभी जगह हम चिन्हित कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था है, बहुत टाइम से लोगों को आदत पड़ी है, उसे ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अब अगला मुहिम हमारा नटराज है। नटराज पे भी हम चारों तरफ से लेफ्ट हैंड फ्री करने जा रहे हैं। उसके लिए वहाँ पे सड़क की मरम्मत का कार्य चल रहा है। जयराम आश्रम पे भी 100% हमारी वो रडार पे है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जयराम आश्रम के पास में बॉटल नेक है, वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ ठीक कर दिया, लेकिन अभी और कुछ ठीक किए जाने की गुंजाइश है, उसे हम ठीक करने जा रहे हैं। The all-new Vitara Brezza. संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण होता है। ये व्रत हिंदी पंचांग अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाई जाती है। इसे ललित सप्तमी भी कहा जाता है। ये व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं। ये व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव किए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान से करती है। मतलब यह संतान सप्तमी की विशेषता बता दो, क्यों मनाई जाती है? करने के लिए शंकर पार्वती जी की और पूजा की जाती है जी। और जी संतान उसमें से सोने की या चांदी की चूड़ी बनवा के हाथ में पहना जाता है और चलना में तो 7 पूरा दान किए जाते हैं और 7 पूरा ही अब स्वयं खाए जाते हैं दिन भर में। क्या नाम बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8 में। इस साल पढ़ाई क्यों बंद कर दिया? पैसे नहीं थे। पापा जी क्या? पापा जी समोसे को व्यापार करते हैं। और घर में और क्या कौन कौन है? मम्मी है, पापा, भैया है, बहन है और तो ये गौर आपने खुद बनाई है? लोगों ने खुद बनाई अपने हाथ। आज संतान सप्तमी यानी हिंदू मान्यता के अनुसार संतान के लिए या संतान की सुख शांति के लिए, संतान के दुखों को दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत के बारे में जो जानकारियाँ हैं या जिनकी रूढ़ियाँ हैं, ये जो मान्यताएं हैं उनके मुताबिक ये है कि माताएं आज के दिन नहा धोकर अपने बच्चों की सुख शांति के लिए इस व्रत को करती हैं। विधि विधान से इसका पूजन किया जाता है और साथ ही एक प्रतीक होता है, मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्तियाँ लाते हैं, गौर जिसको बोलते हैं, गौर, उसकी विधवत माँ गौरी के रूप में उसकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। और एक चूड़ी, या वो कांच की हो, सोने की हो या चांदी की हो या तांबे की हो, उस चूड़ी को विधवत पूजन अर्चन कर संतान की सुख शांति की प्राप्ति के लिए उसको विधवत और धारण करती हैं, पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं। बुंदेलखंड में इस त्यौहार की अगर हम बात करें तो विशेषता इस त्यौहार का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। The all-new Vitara Brezza. संदिग्ध अवस्था में एक घर में हुई चोरी, घर के पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। गृह स्वामी के मुताबिक अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए और जेवरात नकदी चोरी हुई। आनंद फानन में गृह स्वामी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बारीकियों से मौके का निरीक्षण किया गया। प्रथमा दृष्टि पुलिस ने मामला संदिग्ध देख फॉरेंसिक टीम को अवगत कराया। फॉरेंसिक टीम मौके पर रवाना। मामला जनपद जालौन के ग्राम अलाईपुरा का है। भाबर की लाइफलाइन को जोड़ने वाला एकमात्र सुखरा पुल खतरे की जद में आ गया है। 5 नंबर पिलर के बेस में कटा होने से पुल के स्पान में 3 और 5 इंच अंतर आ गया। पिलर की नींव खाली होने से सुखरा पुल लगातार नीचे की ओर धंस रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। महिला मोर्चा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गीता नेगी, नींबू चौड़ नगर निगम वार्ड नंबर 28 के पार्षद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सुखरा पुल पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, पूर्व में भाजपा सरकार की खनन नीतियों के चलते सुखरा पुल पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस और प्रशासन ने पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है।
तीनों के माध्यम से यहाँ पे खनन कार्य किया गया, जो कि सरासर गलत था। हमने कहा जब चलिए खनन भी हो लेकिन मानकों के अनुरूप हो, उसमें चुगान से हो, जैसे चुगान से पहले होता था उस हिसाब से होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, जहाँ होना चाहिए था चुगान, ये देखो कितना ऊंचा उठा है, यहाँ चुगान न होके उसके टेल पे इन्होंने जेसीबी मशीनों के द्वारा उस पे खनन किया। हम सरकार से पुरजोर को बोलते हैं, हम लोग सब आग्रह करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि सरकार जागे और दोषियों को तुरंत सजा दी जाए। जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी विभाग हो। जो भी इसमें इन्वॉल्व था, जिन लोगों के नाम पे पट्टा आवंटित किया इन्होंने बिना देखे, यहाँ पे लोगों की कई हेक्टेयर भूमि जो है ये सिंचाई वाली भूमि थी, लोगों की बह चुकी है। यहाँ पे आप सामने रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता पूरा बह चुका है। आज 1 साल से आप लोग देख रहे होंगे वो रास्ता भी नहीं बन पाया। तो विकास कहाँ पे हो रहा है, आप लोग बताएं ना। क्या विकास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है? विकास नहीं, विनाश हो रहा है। आज देखो ये पुल देखा आपने, किसके बना था? आम जनता की सुविधाओं के लिए ये पुल बना था। आज ये पुल जो है बंद होने की और टूटने की कगार पे है। आप लोग के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज का। अब आपकी मांग क्या रहेगी, जो कि अधिकारी जो भी इसमें मैंने कह दिया, जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबके ऊपर जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई, कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज जनता परेशान है, जनता के लिए बना है, जनता की सुविधाओं के लिए। जब जनता ही परेशान है तो क्या करना है? यहाँ की मूल समस्या एक तो भूमि कटाव, जिसके चक्कर में यहाँ पर एक रास्ता भी था जो कि बह गया है। इसमें भी आपने बहुत कुछ बोला था, लेकिन आज तक इस रास्ते के ये सारी भूमि बह चुकी है यहाँ पे लोगों की, तो वो रास्ता आज तक नहीं बन पाया। उस रास्ते को काफी समय भी हो गया। ये सती चौड़ का रास्ता अभी नहीं बना, सती चौड़ का रास्ता सारा ऐसे पड़ा हुआ है और अब ये पुल भी बंद होने वाला है। जिस तरह से देखा गया इसकी नींव खिसक चुकी है, जो कि बहुत ही मतलब वैसे दिशा है। देखिए ना नीचे उसका जो पिलर है, पिलर ने अपना बेस छोड़ दिया है, बिल्कुल खोखला हो चुका है। पिलर के नीचे से पानी बह रहा है। इसको ये चीजें उनको पहले देखनी चाहिए थी, बरसात से पहले उनको देखना चाहिए था कि ये कहाँ पे हमारा, ये हमने इतना धनराशि स्कूल पे खर्चा किया हुआ है, ये कहाँ पे डैमेज हो रहा है, इसको हमें सही करना है। बरसात शुरू होने वाली, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि बरसात से पहले जो भी सड़कें हैं, आपके पुल हैं, इनका ध्यान कीजिए, इनको देखिए कहाँ पे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। क्योंकि एक ही तो लाइफ लाइन है कोटद्वार बाबर की, ये लाइफ लाइन वो भी अब खत्म होने के आप मानते हो जो अगर ऐसा रहा तो इसमें 3 पुल जो अभी जोड़ते हुए आ रहे हैं उसमें भी ये खतरा पैदा हो सकता है? वो तो हो ही रहा है, खतरा ही खतरा, आप देख रहे हैं, खतरा ही है। अभी भी सरकार सुन रही है और